नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी मुकदमा, गोविंद मिश्र जी की लिखी हुई। वाचन से पहले आपसे एक सविनय अनुरोध, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे सबसे पहले आप तक मेरे चैनल की कहानी कविताएं पहुंच सके। और कहानी पसंद आने पर शेयर करना और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद। तो लीजिए सुनिए कहानी मुकदमा। बनारस से खबर मिली कि राजन के हिस्से वाला एक कमरा जो छोटे के हिस्से की तरफ पड़ता था, उसे छोटे ने खोल लिया है और अपने इस्तेमाल में लाने लगा है। छोटे राजन का चचेरा भाई। बचपन में सब एक ही बड़े घर में रहते थे, सम्मिलित परिवार। अब छोटे बंटवारे में मिले अपने हिस्से में रहता था, जबकि राजन शहर में था। राजन का हिस्सा बंद पड़ा रहता था। राजन की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक थी, जबकि छोटे की एकदम साधारण। बुजुर्गों के नाम पर अब छोटे की माँ नईकी चाची ही बची थी, जो छोटे के साथ रहती थी। बचपन में सब बच्चे राजन की माँ को अम्मा कहते थे, क्योंकि वे सबसे बड़ी थी। छोटे की माँ नईकी चाची कहलाती थी, क्योंकि वे तब नई नई आई थी। छोटे अब भी उन्हें चाची ही कहता था। नईकी चाची गोल गोल गोरा चेहरा, नाक पर मोटी लौंग। जब ब्याह कर आई थी तो ये लंबा घूंघट डालती थी। राजन और दूसरे बच्चे घूंघट में घुसने की कोशिश करते तो वे घूंघट को और लंबा कर लेती। कभी घूंघट को किवाड़ों की तरह बंद कर लेती। बहुत कोशिशों के बाद कोई बच्चा अपना मुंह घूंघट में डाल पाता तो चाची उसे घूंघट में कैद कर लेती और थोड़ा तंग करके ही छोड़ती। उनके आने के काफ़ी दिनों बाद तक यह खेल चलता रहा था। आप फौरन जाइए, राजन की पत्नी रम्मो ने कहा। छोटे का इरादा साफ है, वह कमरा हड़प लेने की फिराक में है। लोगों को इकट्ठा कर उस पर दबाव डालिए, साथ ही मुकदमा दायर कर दीजिए। राजन की ससुराल भी बनारस में थी। ससुर मनोहर लाल वकील थे। रम्मो मुकदमेबाजी की बातों के बीच पली और बढ़ी हुई थी। फौरन ही चल देने के बजाय राजन ने मनोहर लाल जी को लिख दिया। वकालतनामा पर दस्तखत भेज दिए। मनोहर लाल जी ने अपने मुवक्किल की तरफ से मुकदमा दायर कर दिया। जिस तारीख को आने के लिए मनोहर लाल जी ने लिखा, राजन पहुंच गया। ससुराल में ही जाकर ठहरा। गर्मी के दिन थे। शाम को राजन बरामदे में तख्त पर बैठा चाय पी रहा था। सामने कुर्सी पर मनोहर लाल जी बैठे थे। नीचे पक्की फर्श पर एक पैर ऊपर को सिकोरे सास जी वकीलाइन बैठी थी। चाय के साथ सास ससुर में खट्टी मीठी चल रही थी कि देखा नईकी चाची चली आ रही हैं। वैसी उटंग धोती अब थोड़ा और ऊंचे बांधने लगी थी। चांदी जैसे सफ़ेद बाल, चेहरे का मांस झूल आया था। कानों के छेद नीचे लटक आए थे, लेकिन नाक पर मोटी कील पहले जैसी ही। मनोहर लाल जी को देखकर उन्होंने छोटा घूंघट ले लिया। मनोहर लाल जी उठ गए। आओ समधिन आओ, तुम लोग बैठो, बतियाओ, हमें क्लब के लिए तैयार होना है। मनोहर लाल जी भीतर गए कि नईकी चाची ने घूंघट एक तरफ फेंका और गुस्से में राजन की तरफ ऐसे लपकी कि एक पल को राजन और उसकी सास दोनों ही सहम गए। कहाँ बचवा, तू बड़ आदमी हो गईल, तुहार मुकदमाबाजी छोटे से चलत हवे, ओकरा से हमका का मतलब? हमरा जीते जी तू ससुरारी में ना रहब। उठ और घरे चल, चल उठ। फिर वे राजन की सास से बोली, ए जीजी, एकर सामान वमान बांध दी, ये अभी है घरे जाई। नईकी चाची ने एकाएक आक्रमण कर दिया था। राजन को मौका मिला तो उसने उठकर नईकी चाची के पैर छुए। खुश रहा। छुआने के लिए पैर जरूर आगे कर दिए थे चाची ने, पर आशीर्वाद वैसे ही थोड़ा गुस्से के सुर में कड़े कड़े ही दिया। आज तुहार अम्मा वहाँ होती तो का तू ससुरारी में रहत? अरे जीजी ना रहली तो का भइल, हम तो हई, चल उठ। नईकी चाची, यह भी तो घर है, अब आ गया हूँ तो एक आध दिन यहीं रह लूँ। ना, एकदमे नहीं, हम तो तुहे लिए बिना ना जाए। ए जीजी, तू ही न्याय करा,
हमरे रहत। नईकी चाची ने आंचल से अपनी मोटी कील वाली नाक दबा ली और सुबकने लगी। भैया सामान उठाओ और अपने घर जाओ। राजन की सास ने फैसला कर दिया। घर पहुंचकर चाची ने बहू से राजन के पैर धुलवाए। जेठ बारे खाना संभार के बनी, नूर मिर्चाई ठीक होवे के चाहिए। राजन के सोने के लिए जहाँ चारपाई लगाई गई थी वहाँ बंटवारे के पहले क्या था राजन याद नहीं कर सका। छोटे के घर से जो एक राजन की तरफ का कमरा जोड़ लिया गया था वह ज़रूर पहचान में आ गया। रसोई से सटा कमरा जिसमें बर्तन भाड़े दीगर गृहस्थी का सामान रखा था देखकर राजन के मन में आक्रोश की खुरखुराहट दौड़ने लगी। जमीन का वह छोटा सा चौकटा राजन की ओर तकते हुए निरीह सा खड़ा था। तभी नईकी चाची आ गई और सिरहाने बैठकर पंखा झलने लगी। का बचवा बहुत गर्मी बा। हाँ चाची, नींद मुश्किल से आएगी। अब यहाँ पहले जैसा कहाँ है। जब हम छोटे थे आंगन पर आंगन पार करते हुए फाटक वाले आंगन तक फर्राटे से दौड़ जाते थे। तोहे याद बा बचवा, हनुमान जी तरह आंगन पर तू सब खेलत रहे, नौटंकी याद बा। याद है, मुझे तो यह भी याद है चाची कि तुम जब नई नई आई थी तो इतना बड़ा घूंघट लेती थी और हम लोग उस घूंघट में घुस घुस जाते थे। अरे तू तो बड़ा बेईमान बारे। नईकी चाची के बूढ़े चेहरे के पार उस क्षण एक छोटा बेहद सलोना चेहरा उग आया। बीतना क्या यही होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों का धीरे धीरे झरते चले जाना, जैसे वो बड़ा घर उन सबकी झोली से गिर गया कहीं। हम रजवाड़ा में आयल रहे भैया, तो आर बाबूजी जब तक जिंदा रहे तब तक इधर महल जैसन चमकत रहे, आपस में कैसन प्रेम रहे। जेठ जी और सासू जी दोनों हमार केतना फिक्र करत रहे। हमार लोहारी बहू, हमार लोहरी, जौन प्यार हमार नेहर मायका में ना मिलल वो यहाँ मिलल। ऐसन नज़र लाग गए ली घर के। उस घर में रहने के बाद ऐसा रहना तुम्हारा मन लग जाता है चाची। मन के तो भैया बाहर देहली। जेठ जी और जीजी तो सही वक्त पर चल गई ले, ना जाने हमार कितना दिन बाकी बा। चाची तुम हमारे साथ चल कर रहो। हाँ बचवा, तू ले चल। नईकी चाची की झुर्रियाँ थकान में बजा रही थी, सिवाय अपना बीतना देखने के। जब आपको मालूम हो कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, फिर भी आप चलते चलने को अभिशप्त हो। सवेरे राजन की नींद जल्दी खुल गई तो वह टहल के लिए निकल गया। बाहर देखा कि उसके ब्याह के समय जो मंदिर घर के भीतर था वह बाहर सड़क के बड़े मंदिर का एक हिस्सा हो गया है। बीच की दीवार नदारत थी। जो गली बड़े मंदिर और घर के मंदिर के बीच पड़ती थी उसे पाट दिया गया था और उस पर फुलवारी लगा दी गई थी। देखकर राजन को अजीब लगा। मनुष्यों की तरह घर भी बीतते हैं, वे भी चलते हैं समय के साथ, भले ही धीरे धीरे। कुछ समय बाद घर का कोई टुकड़ा कहीं का कहीं पहुंचा दिखता है, कहीं से टूटा कहीं जा मिला। घरों की शक्लें बदल जाती हैं, इतनी की पहचान में नहीं आती। हम घरों को अपनी हदों में घेरने को बेचैन होते हैं, पर घरों की अपनी चाल उसी दिशा की ओर होती है जहाँ वे घरों को तोड़ बाहर जमीन के खुले विस्तार से जा मिले। इसलिए हर घर धीरे धीरे खंडहर की तरफ सरकता होता है। टहल कर राजन लौटा तो छोटे आ गया। सीधे आकर उसने राजन के पैर छुए। अरे छोटे, कहाँ थे? कल रात चाची और हम कितनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। एक दोस्त के यहाँ रुक गया था, आप नहा धो लीजिए, मैं नाश्ता ले आता हूँ। जैसे आया वैसे ही चला गया छोटे, बाहर से नाश्ता लाने के लिए। जलेबी और कचौड़ी लेकर लौटा, तब तक राजन तैयार हो गया था। नाश्ता के बाद राजन ने छोटे से कहा, एक रिक्शा ले आओ। जब तक रिक्शा आए तब तक राजन ने अटैची से कुछ ज़रूरी कागज़ रुपए पैसे निकाल लिए। छोटे रिक्शा ले आया था। राजन के लिए वह रिक्शे से उतरा नहीं, बैठे बैठे बोला, मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे भी कचहरी जाना है। राजन बैठ गया। वादी प्रतिवादी एक ही रिक्शे में बैठ कचहरी में आमने सामने उपस्थित होने जा रहे थे। छोटे, अपने घर का वह छोटा मंदिर सड़क के बड़े मंदिर से कैसे मिल गया? दरवाज़ा तो उधर का अम्मा ने ही खुलवा दिया था। बाहर का पुजारी उसी तरफ से पूजा करने आता था,
पर जब बड़े मंदिर की चार दीवारी बढ़ाकर इधर लाई गई तो किसी ने टोका नहीं। वह हमारी जमीन नहीं थी। किसकी थी फिर? पता नहीं, बंटवारे के कागजों में किसी के नाम दर्ज नहीं थी। एक मायने में अच्छा ही हुआ, राजन सोच रहा था। जो कभी एक परिवार का था वह सार्वजनिक हो गया। जहाँ कभी एक घर के लोग पूजा करते थे वहाँ पूरे मोहल्ले के लोग पूजा करते हैं। छोटे, क्या हमें मुकदमेबाजी करनी चाहिए? मुकदमा तो आपने दायर किया है भैया। तुम जानते हो वह कमरा मेरे हिस्से का है। नहीं, वह हमारे हिस्से में आता है। कब से हमारे इस्तेमाल में है? रटा रटाया और सूखा और सख्त सख्त जवाब, जैसे कचहरी में बयान दिया जा रहा हो। राजन ने गौर किया। छोटे एकदम सामने देखते हुए बोलता था। छोटे छोटे बाल रखता था वह। सहसा राजन के सामने छोटे का बचपन का सिर उभर आया। लच्छेदार बाल थे उसके। दौड़ता था तो उचकते थे। छोटे दौड़ता हुआ आता और कहीं भी राजन के बाबूजी की गोद में जा बैठता। बाबूजी बैठक खाने में काम करते जाते, गोद में बैठे छोटे के बालों से खेलते जाते। छोटे उनका लाडला था। राजन और उसके भाइयों की बात बाबूजी टाल सकते थे, छोटे की हर जिद पूरी की जाती थी। उसी छोटे और राजन के बीच आज कचहरी खड़ी थी। दुश्मनी ना सही, पर एक दूसरे के लिए नफरत तो आ ही गई थी उस कारण। पानी में उतराती मिट्टी तेल की तह की तरह। क्यों नहीं घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग तय कर सकता कि वह कमरा किसका है? लेकिन यही तो, कहाँ है बूढ़े बुजुर्ग अब? राजन स्वयं क्यों ना बुजुर्ग बन जाए, लेकिन वह तो स्वयं मुकदमे में छोटे की बराबरी पर खड़ा है। छोटे की तरफ से तारीख की मांग की गई थी। राजन ने कोई ऐतराज नहीं किया। दोनों साथी घर लौट आए। रात की गाड़ी से राजन की वापसी थी। वह कुछ समय के लिए ससुराल रहना चाहता था। नईकी चाची ने इजाज़त दे दी तो अपराह्न में ही छोटे के घर से चल दिया। चलते समय छोटे और उसकी पत्नी ने राजन के पैर छुए। राजन ने छोटे के बच्चों को रुपए दिए। नईकी चाची एक किनारे खड़ी सुबक रही थी। वही तस्वीर, आंचल का एक छोर मुंह में ठूसा हुआ, दूसरे छोर से बड़ी कील और नाक दबाए, सिसकती हुई, आंसू भल भल झरते हुए। साथ ले चलने की बात राजन ने दोबारा नहीं की थी। आई गई हो गई। वैसे भी नईकी चाची इतना समझती थी कि अब उनके परिवार अलग अलग थे। राजन ने यह भी गौर किया था कि चाची के साथ इतना समय गुजारा, फिर भी उन्होंने कभी उस कमरे की बात नहीं की थी जिसको लेकर मुकदमेबाजी थी। उन्हें पता तो था ही, लेकिन वे सचमुच इस सब से कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कमरा छोटे को मिलता है या कि राजन को। राजन के आने का उपयोग वे दूसरी तरह से करती रही थी। उसके बहाने पुराने सुखमय समय को फिर से जी ले, थोड़ा बहुत घूम घूम कर पुराने दिनों में चली जाती। राजन जब पैर छूने चाची की तरफ गया तो उनकी रुलाई फूट पड़ी। बचवा तू एक रात यहाँ रहल, घर में कैसन उजाला हो गए रहे। जब तक हम जियत हई आवल जायल करत रह, मन के संतोष हो जाला। नईकी चाची रहती भले ही छोटे के पास हो, उनकी आत्मा उन सब में निवास करती थी जिन्हें उन्होंने लाड़ दिया था जब वे बच्चे थे, जब वे नई नई उस घर में आई थी। रिक्शे की हिचकोलियों के साथ राजन के भीतर उथल पुथल चल रही थी। नईकी चाची ने कहा, आ जाया करो, मुकदमा रहेगा तो आना जाना होगा ही। पर यह कैसा आना जाना? छोटे की घर गृहस्थी एक रात रहकर देख ली थी। 3 बच्चे, साथ में नईकी चाची, इन सबके लिए एक सेकेंडरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह, बाबूजी के लाड़ में बीता छोटे का बचपन, और अब कैसी जिंदगी सामने है। राजन को तो मुकदमेबाजी में कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि ससुर वकील है, यहीं बैठे हैं। छोटे वकील कचहरी का खर्च कहाँ से लाएगा? छोटे में ऐठ है, पर उसके घर वालों में प्रेम अब भी है। नईकी चाची तो खैर उस जमाने की हैं। छोटे की पत्नी में भी राजन के लिए श्रद्धा। कमाल है ये नारियाँ। जो तुमसे एक कमरा छीनने आया है उसे ही तुम प्रेम से खाना खिला रही हो। यह ढोंग है कि राजन छोटे के बच्चों को 10-10 रुपया दे आया, जबकि वह कर क्या रहा है? पैसा जो छोटे के बच्चों पर खर्च हो सकता है वह मुकदमेबाजी में बहेगा। नईकी चाची के लिए भी प्रेम दिखावा है। रम्मो की वजह से ना राजन उन्हें अपने घर ले जा सकता है, ना उनके लिए कुछ कर सकता है। छोटे तकलीफ में होता और राजन के बाबूजी अगर जीवित होते तो वे क्या करते? रम्मो क्या करने को कहेगी? इन दोनों के बीच राजन कहाँ है?
कहाँ लटकी हुई है उसकी अपनी सोच, अपनी चाहना क्या कुछ नहीं है? राजन ने उस रात का वापस लौटना अगले दिन के लिए टाल दिया। दूसरे दिन काम खत्म करके राजन सास ससुर के पास बैठा था। मन सचमुच बहुत हल्का है। राजन ने कहा, भाई हम तारीफ नहीं कर सकेंगे, वकील तो हमेशा मुकदमा जीतना ही चाहता है। मनोहर लाल जी बोले, मुझे तो लगता है कि मैं जीत गया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है। मैंने छोटे को एक चिट्ठी लिखी है, इसे मेरे जाने के बाद आप उस तक पहुंचा दीजिएगा। लिखा है, प्रिय छोटे, शायद तुम्हें याद हो हमारे बाबूजी तुम्हें बचपन में कितना लाड़ देते थे। मैंने देखा है, कभी नई की चाची से पूछना, अगर तुम कहते भैया मुझे इस कमरे की ज़रूरत है तो मैं सहर्ष दे देता, जैसे बाबूजी बचपन में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मुझे कमरे का चुपचाप अंगोटा जाना खराब लगा था, इसलिए मुकदमा लगा दिया था। तुम्हारी आमदनी कम है, उसे मुकदमेबाजी पर जाया होने के बजाय बच्चों की परवरिश पर लगना चाहिए। मुकदमा मैंने वापस ले लिया है, वह कमरा मैं तुम्हें देता हूँ। आगे तुम्हारा आचरण भी छोटे भाई की तरह होगा तो सबको अच्छा लगेगा। नई की चाची को हम चाची भले कहते हों, वे तो हम सबकी माँ हैं, तब तो और भी जब वे एक ही बुजुर्ग बच्ची हैं हमारे परिवार में। नई की चाची ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, उनका ख्याल रखना। तुम्हारा भाई राजन। एकदम सही रास्ते पर चले हो बेटा, इसे ही बड़प्पन कहते हैं। सब बह जाता है, यही है जो रह जाएगा। हम अपनी बिटिया रम्मो को यह न सिखा पाए, राजन की सास कह रही थी। रम्मो सुनकर कितना आग बबूला होगी, राजन ने गलत किया क्या? मुकदमा वापस ले लेना निजी भावुकता हो सकती है, लेकिन जीवन में भावुकता के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। कुछ काम उससे प्रेरित होकर भी तो करें तो क्या बुरा है? फिर यह कैसे कि राजन की सास जैसे लोग इसे स्वीकृति देते हैं? राजन को भीतर से क्यों ऐसा लगता है कि यही है जो होना चाहिए था? राजन का किया गलत कहा जाएगा, उसके स्वार्थ की दृष्टि से ही तो, पर स्वार्थ तो अपने आप में ही गलत होता है। नई की चाची के रहते हुए इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता था। रम्मो को ये बात जाहिर न करें, वो क्यों आहत हो, उसे यही पता रहे कि मुकदमा चल रहा है। मुकदमे चलते भी हैं सालों, और तब तक उस जमीन जायदाद जिसको लेकर मुकदमा चल रहा है उसका क्या से क्या हो जाता है। हम समझते हैं बेटा, ऐसा ही करेंगे, सास ने कहा। लेकिन बाबूजी तो चुप है। फिक्र न करो, हम तो यही सोच रहे थे कि एक मुकदमा वकील के हाथ से गया, मुकदमा रहता तो मुवक्किल बार बार आता हमारे यहाँ। वह वैसे भी आएगा, राजन ने हंसते हुए कहा और लौटने के लिए तैयारी करने को उठ गया।